गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में हम लोग देखेंगे। ये हमने फॉर्मूला लिखा है ए इक्वल टू डी एम बी डिवाइडेड बाई डी टी। इसी के आधार पर हमने ये निकाला है फर्स्ट लॉ क्या कहता है। ये बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। ये कहता है कोई बॉडी अपने विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, या कोई भी यूनिफॉर्म मोशन में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। तो देखिए, अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंस है, इसलिए एफ इक्वल टू जीरो है। एफ इक्वल टू जीरो है और इसमें जो मास है, मास आपका क्या है, कांस्टेंट है। मास आपका कांस्टेंट है। तो ये देखिए, फॉर एफ इक्वल टू क्या है, एफ इक्वल टू यानी एफ इक्वल टू है आपका डी एम बी अपॉन डी टी। मास कांस्टेंट है तो एम आपका बाहर आ गया है डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। और एफ आपका अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तब तक वो अपने विरामावस्था में रहेगा, यानी अब्सेंस ऑफ आपका एक्सटर्नल फोर्स है, ये वैल्यू जीरो है। ये कितना हो जाएगा, यानी एम इंटू डी वी अपॉन डी टी इजकल टू जीरो। सो डी वी अपॉन डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये देख लीजिए, यानी इसका मतलब v इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू जीरो और कांस्टेंट। सो v इक्वल टू जीरो और कांस्टेंट आपका हो जाएगा। यानी जीरो और कांस्टेंट का मतलब, अगर वेलोसिटी आपका dv अपॉन कह सकते हैं, dv अपॉन dt तो एक्सेलरेशन होता है, यानी v हमने ये ले लिया जीरो और इंटीग्रेशन करेंगे तो v कांस्टेंट आ जाएगा इस केस में। तो v आपका यूनिफॉर्म मोशन में होगा या नियत, यानी वेलोसिटी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, या जीरो। जीरो का मतलब बॉडी रेस्ट में हो जाएगा, वेलोसिटी कुछ नहीं मतलब रेस्ट में, कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म मोशन में आ गया। सेम अब बात करते हैं दूसरा सेकेंड लॉ का। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब होता है पी एम इंटू बी, ये मोमेंटम है। ये डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम बी अपॉन ये क्या हो जाएगा, डी टी। यही वैल्यू आपका आता है फोर्स का, ये वैल्यू आता है आपका फोर्स का। अब ये यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा ये आपका वैल्यू एम बाहर आ जाएगा डी बी अपॉन डी टी, और ये वैल्यू जो है आपका ए के बराबर होता है। रेट चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो एम इंटू ए यहाँ पर हो जाएगा एफ इक्वल टू क्या हो गया, एम इंटू ए वैल्यू, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स का वैल्यू है। ये सेकेंड लॉ का था, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। डायरेक्शन जो होता है आपका कि मूवमेंट के डायरेक्शन में जिधर हमने बल लगाया उधर की ओर डायरेक्शन इसका होता है। अब ये कह रहा है आपका, अगर कोई मास हमने एम लिया, मास हमने एम कंसिडर किया, इस पर फोर्स अगर सिंगल फोर्स है अप्लाइड किया तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए हो जाएगा। अगर यही मास है आपका और इस पर दो आपका फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं, मान लिया जाए F1 और ये F2 अप्लाई हो रहा है, मास m है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नेट जो फोर्स होगा, F नेट जो फोर्स होगा वो आपका F1 प्लस F2 हो जाएगा। F1 प्लस F2 का मतलब समेशन ऑफ F, यानी F1 और F2 का जो समेशन होगा वो वैल्यू आपका नेट फोर्स देगा, और ये नेट फोर्स का भी वैल्यू m इंटू ए हो जाएगा। इसी तरह अगर एक्सिस का हम कंसीडर करते हैं, एक्सिस का कि मान लिया जाए हमारा यहाँ आपका लिखते हैं इस यहाँ पे
मान लिया जाए हमारा यहाँ पर कोई एक पिंड, मान लिया मास एम मास का कोई पिंड है, यानी बॉडी है, और इस पर हमारा कोई फोर्स एफ इस पर अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर कोई फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है एक्स डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में आपका एक्स एक्सिस है, एक्स डायरेक्शन में हमारा एफ एक्स हो रहा है, और ये वाई डायरेक्शन में हमारा क्या है, ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पर एफ वाई आपका होगा, एफ वाई आपका होगा। तो एक्सलेशन भी अगर इसमें देखेंगे तो एक्सलेशन एक्स इस डायरेक्शन में, और ड्यू टू फोर्स आपका वाई डायरेक्शन में ए वाई अपवर्ड होगा, यानी ड्यू टू अप्लाइंग फोर्स आपका एफ वाई के कारण इसमें जो एक्सलेशन होगा वो ए वाई अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में कौन, एक्स होगा। अब इसका अगर हम देखेंगे तो अगर एफ इजक्वल टू लेंगे, एफ इज इक्वल टू आपका यूनिट वेक्टर में जाएंगे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जी कैप, इस तरह से हम लिखेंगे। और इसका भी वैल्यू हमारा एम इंटू ए ही आएगा। एम इंटू ए ही कैसे आएगा, एम इंटू ए फोर्स का फॉर्मूला है, तो इसका हम लिख सकते हैं, एम हमारा कांस्टेंट होता है, एम हमारा कांस्टेंट होता है, तो इसका क्या हम लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप्स प्लस एम ए वाई आपका जे कैप, ए वाई जे कैप हो जाएगा। यानी इसका मतलब एक्सलेशन जो हमने यहाँ पर लिया, ये एक्सलेशन जो होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जी कैप है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया है, एक्स डायरेक्शन वाले आई कैप में और वाई डायरेक्शन वाले जे कैप में, ये एफ का ही वैल्यू आपका आया हुआ है। अब इसका अगर हम निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में, एफ एक्स इजकल टू जो वैल्यू आएगा, एफ एक्स जो वैल्यू आएगा एम इंटू ए एक्स वैल्यू आएगा, और एफ वाई जो वैल्यू आएगा एम इंटू ए वाई आएगा। यानी अलग अलग पार्ट में हमने इसको निकाला। अगर इसका कंपोनेंट के रूप में कंपोनेंट नहीं कर सकते हैं, इसका एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में एफ का क्या वैल्यू होगा। अगर एक से ज्यादा है, मतलब मोर देन वन फोर्स है, मोर देन वन फोर्स है, मोर देन वन फोर्स, तो आपका क्या हम इसमें लिख सकते हैं मोर देन वन फोर्स में, या आपका एफ एक्स जो है समेशन अगर लिखेंगे, एफ एक्स अगर एक्स डायरेक्शन में समेशन है तो एम ए एक्स हो जाएगा, एम एक्स समेशन, और वाई डायरेक्शन में अगर लिखेंगे तो एफ वाई बराबर एम ए वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी इस तरह से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं वेक्टर के टर्म में, यानी वेक्टर के टर्म में हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ में हमने देखा कि बॉडी रिमेन आपका रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट तब तक रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। यही कह रहा है इन यूनिफॉर्म मोशन इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल, यानी ए एक्सटर्नल का मतलब अगर फोर्स जीरो है तो वो पिंड आपका उसमें वेलोसिटी जीरो होगा। वेलोसिटी जीरो का मतलब वो रेस्ट में है, या फिर अगर कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन में है। उसी तरह से हमने ये बताया कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी रेट चेंज मोमेंटम इजकल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इसका हमने रेट चेंज इन मोमेंटम लिया इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स लिया, और इसका वैल्यू हमने ये फाइंड आउट किया। ये पिन अगर सिंगल फोर्स के लिए तो एम ए, और अगर इसका अगर मान लो F1 F2 डायरेक्शन में है तो एफ नेट इजकल टू दोनों का समेशन हम निकाल लिया, यानी एम ए के ही बराबर होगा, और इस तरह से हमने वेक्टर का निकाला। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ आपका कहता है, थर्ड लॉ जो कहता है मोशन का, आपका टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि क्रिया के बराबर और प्रतिक्रिया जो होती है जरूर होती है, यानी हर एक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मान लिया जाए यहाँ पर कोई बॉडी है और इसका मास एम है, इसका मास एम है, तो भार इसका एम जी नीचे की ओर लगेगा, एम जी नीचे की ओर लगेगा। मान लिया जाए ये टेबल पर ये पिंड रखा हुआ है, अब ये क्या है, एम जी नीचे की ओर लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि ये टेबल के द्वारा एक अपवर्ड डायरेक्शन में इन फोर्स, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल
रिएक्शन फोर्स। आपने पढ़ा अविलंब प्रतिक्रिया बल, यानी इसका ड्यू टू वेट mg जो है टुवार्ड्स आपका अर्थ लग रहा है, डाउनवर्ड द अर्थ लग रहा है, और इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब है कि एन इज इक्वल टू हमारा mg है। एन इक्वल टू क्या है, एन जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपका mg के बराबर है। दैट्स वाई ये पिंड जो है टेबल पर स्टे है। अगर इस टेबल को अगर हम हटा लें, ये पिंड नीचे की ओर गिरेगा, पिंड नीचे की ओर गिरेगा, क्योंकि इसका भार के कारण ये नीचे जा रहा है और इसको स्टे करने वाला आपका टेबल है। अब इसी तरह समेशन के फॉर्म में इसका भी देखेंगे, एफ जो ए इजकल टू हो जाएगा ये जीरो। अगर ये पिंड ए है और इसका मास एम है तो एफ ए समेशन इजकल टू इसका जीरो हो जाएगा। उस केस में आपका एन इजकल टू एम जी के बराबर होगा। मतलब थर्ड लॉ कहता है जैसे आप गन चलाते हैं तो आपका बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलता है और उसका जो रिएक्शन होता है आपका अपोजिट डायरेक्शन आपकी तरफ आता है। इसका मतलब है टू एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस तरह से ये थर्ड लॉ का आपका एग्जाम्पल देकर ये हमने क्लियर कर दिया। तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है और थर्ड लॉ क्या है। तो आप आई होप आप ये बात, हमारी बात आपको इजीली समझ में आई होगी। फर्स्ट लॉ अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कि कोई भी पिंड अपने विरामावस्था में या यूनिफॉर्म मोशन में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य न लगे। सेकेंड कहता है कि आपका संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती या बराबर होता है। थर्ड लॉ कहता है कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया आपकी होती है। इस तरह से तीनों लॉ हमने ये क्लियर कर दिया। धन्यवाद।